तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का एनुअल एग्जाम 2023-24 पेपर को जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संविधान के कार्य महत्व और उपयोगिता को बताइए। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बच्चों संविधान का क्या कार्य है, उसके बाद पढ़ेंगे महत्व को, उसके बाद पढ़ेंगे उपयोगिता को। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों संविधान के कार्य कौन कौन से होते हैं, संविधान के जो काम होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसको पॉइंट में बताया बच्चों, पॉइंट को बारीकी से क्या करना आपको समझना है। सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, कि जो भी सरकार का जो उद्देश्य होगा उसको क्या करेगा, स्पष्ट करेगा। कौन स्पष्ट करेगा बच्चों, तो संविधान स्पष्ट करेगा। दूसरा जो ध्यान रखना बच्चों, नागरिकों को जो अधिकार और स्वतंत्रता की क्या करती है, रक्षा करती है। जो संविधान होती है बच्चों, जो नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता की क्या करती है, रक्षा करती है। कौन करती है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों संविधान करती है। किसकी रक्षा करती है, नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता की क्या करती है, रक्षा करती है। तीसरा जो पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, शासन की संरचना। ध्यान रखना बच्चों, शासन की जो संरचना है उसको क्या करता, स्पष्ट करता। कौन स्पष्ट करता है, तो बच्चों संविधान स्पष्ट करता कि जो शासन का जो संरचना होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार होगा, वह क्या करती है, संविधान स्पष्ट करती है। चौथा पॉइंट ध्यान रखना, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान ये भी तय करती है। समाज में बच्चों जिसका डिसीजन अगर लेना है उसकी भी शक्ति कौन प्रदान करती है, तो संविधान ही क्या करती है, तय करती है। और साथ साथ सरकार कैसी निर्मित होगी, सरकार कैसे बनेगी, उसके बारे में भी क्या बताती है बच्चों, संविधान बताती है कि किस तरह की सरकार क्या करेगी, निर्मित होगी। निर्मित का मतलब होता है बनेगी। तो 4 पॉइंट बच्चों संविधान के कार्य में बताया। चारों पॉइंट को क्या करना, आपको बारीकी से याद करना है, क्योंकि जितने सारे इसमें क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आपको बारीकी से सारे क्वेश्चन को क्या करना है, याद करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों संविधान का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में क्या करना हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान रखना है कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून का मतलब वो सबसे ऊपर कानून है। इसके ऊपर, संविधान के ऊपर कोई भी, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। तो ध्यान रखना जो संविधान है बच्चों भारत का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊपर है। और ध्यान रखना दूसरा, जो भारत का जो संविधान है बच्चों एक लिखित दस्तावेज है। एक नंबर में आ सकता है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो आपको ध्यान रखना भारतीय संविधान क्या बच्चों, एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके जो संगठन की संरचना, संरचना का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर होता है, और शक्तियों और नागरिकों के अधिकार को क्या करती है तथा कर्तव्यों को निर्धारण करने वाली ढांचा को क्या करती है, निर्धारित करती है। जो संविधान है बच्चों भारतीय संविधान का एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार, ध्यान रखना बच्चों, जो सरकार तथा उसके जो संगठन जिससे मिलकर बनता है उसकी संरचना और शक्तियाँ और नागरिकों के जो भी अधिकार है उस अधिकार तथा कर्तव्य को निर्धारण करने की क्या करती है, ढांचा को प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों संविधान प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संविधान की क्या उपयोगिता है। ध्यान रखना बच्चों उपयोगिता को, संविधान नियमों का एक समूह होता है। ध्यान रखना उपयोगिता में क्या याद रखना बच्चों, जो संविधान है वह नियमों का क्या है, एक समूह होता है जिसके आधार पे सरकार जनता पे क्या करती है, शासन करती है। बोलना चाह रहा बच्चों उपयोगिता में कि जो संविधान है नियमों का समूह है जिसके आधार पे सरकार क्या करती है, जनता पे शासन करती है। ध्यान रखना बच्चों संविधान क्या, नियमों का एक समूह है जिसके आधार पे जो सरकार होती है जनता पे क्या करती है, शासन करती है। साथ साथ ध्यान रखना है संविधान में जनता सरकार, ध्यान रखना बच्चों संविधान में जनता तथा सरकार के संबंध तथा सरकार के विभिन्न अंगों, ध्यान रखना जो सरकार के जितने सारे अंगों की जो शक्तियों के विभाजन को भी क्या करती है, संविधान स्पष्ट करती है। सरकार के जितने सारे जो अंग होते हैं उस अंग का जो शक्ति का जो विभाजन होता है वो भी कौन स्पष्ट करता है बच्चों, संविधान स्पष्ट करता है। अब हम लोग स्टार्ट करें जो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पेपर के पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। जितने सारे बच्चों क्वेश्चन जो डिस्कस करें सारे क्वेश्चन क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सारे क्वेश्चन को क्या करना, बारीकी से आपको लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बच्चों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के बताना, कि भारतीय संविधान का जो विशेषता उसके बारे में क्या करना बच्चों, बताना है। तो सारे पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना। पहला पॉइंट बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा और साथ साथ क्या लिखित संविधान है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना विशेषता में कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या लिखित संविधान है।
ना अधिक लचीला है, ना अधिक क्या है कठोर है, दोनों का बच्चों मिक्सर है। ध्यान रखना भारतीय संविधान बच्चों ना अधिक क्या है लचीला है, ना अधिक क्या है कठोर है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, विशेषता में दुनिया का सफल संविधान है। बहुत ऐसे देश है बच्चों जिसमें संविधान बना लेकिन क्या हो गया सफल रहा, लेकिन ध्यान रखना भारतीय संविधान का बच्चों दुनिया का सफल संविधान है। सफल का मतलब क्या होता है सक्सेसफुल हो जाना, तो दुनिया का क्या सफल संविधान है। बहुत ऐसे देश है बच्चों जिसमें संविधान तो बना लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। चौथा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी मिलता है। ध्यान रखना बच्चों भारतीय संविधान के जो अंदर है वह क्या मिलता है, मौलिक अधिकार साथ साथ मौलिक कर्तव्य को भी मिलता है। ध्यान रखना मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना 6 प्रकार का होता है, जबकि मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार का होता है बच्चों 11 प्रकार का होता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 6 प्रकार का होता है, जबकि मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार का होता है 11 प्रकार का होता है। पांचवा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली भारत के अंदर किस तरह का, एक नंबर में ऐसे भी आ सकता है किस तरह का शासन व्यवस्था है, तो ध्यान रखना बच्चों संसदीय शासन प्रणाली भारत के अंदर है। और 6 पॉइंट ध्यान रखना, एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत के अंदर आप बच्चों किसी भी कोने से बिलोंग करते हो तो भारत का ही नागरिक कहलाते हो। जैसे कोई नागरिक क्या है केरल का है, कोई नागरिक क्या है यूपी का, दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा एकहरी नागरिकता, भारत के अंदर आप किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं आप क्या कहलाएंगे भारत के नागरिक कहलाएंगे। 7वां पॉइंट ध्यान रखना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत के अंदर किस तरह का न्यायपालिका बच्चों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका के सामने यह नहीं देखा जाता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके सामने सभी क्या है बराबर है। तो वहीं लिखा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत के अंदर है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आयरलैंड से लिया गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया, तो आपको ध्यान रखना बच्चों आयरलैंड से लिया गया है। 9 पॉइंट पर ध्यान रखना, सार्वभौमिक मताधिकार है। जो भी इंसान अगर 18 साल से अधिक उम्र का है वह क्या कर सकता है वोट दे सकता है, महिला हो या पुरुष हो, अगर जिसका एज क्या हो रखा है बच्चों 18 साल हो रखा है वह क्या कर सकता है वोट दे सकता है। 10वां पॉइंट ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्षता वाला क्या है राज्य है। भारत के अंदर आप किसी भी जाति से किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं अपना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का राज्य सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि भारत के अंदर समाज में किसी तरह का कास्ट हो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी का होगा बराबर मिलेगा। संशोधन प्रणाली, भारत के अंदर क्या बच्चों संविधान में संशोधन प्रणाली भी है, तो ध्यान रखना संशोधन प्रणाली किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों कि जो संविधान में जो संशोधन प्रणाली है किस देश से लिया गया, तो आपको ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ध्यान रखना बच्चों भारत के अंदर किस तरीका जो संसद क्या करती है संशोधन करती है किसमें संविधान में, और किस देश से लिया गया, तो आपको ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का मतलब देश के कहीं का भी नागरिक हो आपस में क्या करना बच्चों एकता बनाकर रहना है। 13 पॉइंट बच्चों भारतीय संविधान के विशेषता में बताया है, आपको कम से कम 10 पॉइंट को अच्छे से याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान उधार के लिए क्यों सिद्धांतों का समूह है, व्याख्या करें। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। इसका आंसर आपको बारीकी से समझना है। भारतीय संविधान का लगभग 75% भाग, ध्यान रखना बच्चों भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपको ध्यान रखना भारतीय संविधान का बच्चों लगभग जो 75% जो भाग है जो हिस्सा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। 1935 से मतलब उस समय ब्रिटिश का शासन था, तो वही बोलना चाह रहा भारतीय संविधान का लगभग 75% जो हिस्सा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। क्योंकि बच्चों जो भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में, यहाँ पे जो बात चल रहा बच्चों 1935 में उस समय ब्रिटिश का क्या था शासन था। आगे लिखा भारतीय संविधान, आगे लिखा बच्चों भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान में बच्चों अन्य देशों से भी क्या लिए गए प्रावधान को लिए गए, इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ध्यान रखना जो 75% तो किससे लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है,
और जो 25% जो बच गया बच्चों वो अलग अलग देशों से क्या किया है, लिया गया है, जिसके कारण से भारतीय संविधान को बच्चों उधार का थैला कहा जाता है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को वर्णन करें कि भारतीय संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके के हुआ उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन, एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1945 में ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। आपको ध्यान रखना, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ बच्चों कैबिनेट मिशन योजना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के फॉर्म में, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। आगे लिखा बच्चों, इस योजना के अनुसार जुलाई 1945 में, डेट को ध्यान रखना बच्चों, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सरकार बनी, तो ध्यान रखना बच्चों नई लेबर पार्टी की सरकार क्या आई थी, सत्ता में आई थी। उसके बाद आपको समझना है फिर भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता खुला। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, भारतीय संविधान सभा बनने का क्या हुआ, रास्ता खुला। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ध्यान रखना बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय हुआ कि अगर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। आगे लिखना चाह रहा बच्चों, भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता खुला कब, जब ब्रिटेन में 1945 में नई लेबर पार्टी की जब सरकार बनी, उसके बाद क्या हुआ, भारतीय संविधान बनने का रास्ता खुला। उन्होंने क्या किया बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय हुआ कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना बच्चों 1945 में ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, जिसके कारण से भारतीय संविधान बनने का रास्ता खुला और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय हुआ कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर को स्पष्ट करें। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 99% चांस से क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर को क्या करना, स्पष्ट करना है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बच्चों मौलिक अधिकार, उसके बाद पढ़ेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। पहले पढ़ेंगे बच्चों मौलिक अधिकार के बारे में। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार बच्चों भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यह यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया। ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना अमेरिका में, जिसको यहाँ पे बोला गया यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में किया गया। ध्यान रखना है बच्चों कि जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग नंबर 3 में, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना 14 से लेकर के 32 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखना दूसरा पॉइंट में इसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में इसका वर्णन किया। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो ध्यान रखना जो अनुच्छेद 14 से 32 में मौलिक अधिकार के बारे में क्या किया, बताया गया है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इसे लागू करने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगर भारतीय संविधान में यह बात बताया गया कि मौलिक अधिकार का हनन होने पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यायालय में जा सकते हैं। तो वही बोलना चाह रहा है, इसे लागू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में शरण ले सकते हैं। चौथा पॉइंट ध्यान रखना है, यह व्यक्ति का अधिकार के लिए। ध्यान रखना बच्चों जो मौलिक अधिकार है बच्चों व्यक्ति का क्या एक तरह का अधिकार है। मौलिक अधिकार बच्चों व्यक्ति का क्या एक तरह का अधिकार है। पांचवा पॉइंट ध्यान रखना, मौलिक अधिकार एक कानूनी मान्यता है। ध्यान रखना बच्चों जो मौलिक अधिकार है एक तरह का क्या कानूनी मान्यता है और यह एक तरह का क्या अधिकार है, व्यक्ति का क्या अधिकार। चौथा पॉइंट में ध्यान रखना मौलिक अधिकार एक कानूनी मान्यता है। 6 पॉइंट में ध्यान रखना यह सरकार के महत्व को क्या कर देता है, घटा देता है कि कोई भी सरकार अगर सत्ता में आएगी तो मौलिक अधिकार को कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा है सरकार के महत्व को क्या कर देता है, हटा देता है कि जितने सारे जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार में किसी भी तरह का चेंज कोई भी सरकार नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ लिखा है कि सरकार के महत्व को क्या कर देता है, घटा देता है। कोई भी सरकार मौलिक अधिकार में चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि मौलिक यह सरकार के महत्व को क्या कर देता है, घटा देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत। 6 पॉइंट को बच्चों बताए हैं डिफरेंस में, कम से कम आपको 5 पॉइंट का करना है, बारीकी से याद करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो ध्यान रखना नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों आयरलैंड से लिया गया है।
भारत के संविधान में बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो आपको ध्यान रखना आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 4, ध्यान रखना चाहिए, संविधान के भाग नंबर 4 अगर अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना 36 से लेकर 51 में किसके बारे में बताया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछेगा एमसीक्यू के फॉर्म में, अनुच्छेद कहां से कहां तक नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया? तो ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 में किसके बारे में बताया गया बच्चों? नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया। इसे लागू करने के लिए बच्चों आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका एग्जाम्पल से समझे कि अगर कोई सरकार है जो क्या कर सकता है, वृद्धा पेंशन को स्टार्ट किया, अगर दूसरा सरकार आकर इसको बंद कर देता है तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं? न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। तो ध्यान रखने की एग्जाम्पल बताए, कोई एक सरकार है, उस सरकार के समय का वृद्धा पेंशन चल रहा है, लेकिन अगर सरकार सत्ता में नहीं है, इसके जगह पे कोई दूसरा सरकार आती है, उस पेंशन को बंद कर देता है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसे लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह समाज के भलाई के लिए होता है। ध्यान रखना बच्चों, यह किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता, यह समाज के भलाई के लिए होता। अगर कोई भी योजना कोई भी सरकार लेकर आती है तो उसमें क्या होता है? समाज के भलाई के लिए आता। अगर वो योजना बंद हो जाती है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। तो यही लिखा है, यह समाज के भलाई के लिए होता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसके पीछे बच्चों ध्यान रखना, लेकिन जो मौलिक अधिकार था वो कानूनी मान्यता था, जबकि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह किस तरीके का मान्यता है? तो राजनीतिक मान्यता। ध्यान रखना चाहिए, जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत था वो किस तरह का मान्यता है? तो आपको ध्यान रखना राजनीति मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ा देती है। ध्यान रखना, सरकार के अधिकारों को बढ़ाती है। जब उसे मन करेगा तो लागू कर सकता है, जब मन करेगा तो क्या कर सकता है? हटा भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है यह सरकार के अधिकारों को बढ़ा देती है, जबकि मौलिक अधिकार चाहकर भी कोई भी सरकार हटा नहीं सकती। इसीलिए उनका यहाँ पे महत्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन ध्यान रखना कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत को सरकार के अधिकार को बढ़ा देती है। कोई भी सरकार क्या कर सकती है? इसको बंद भी कर सकती है, चालू भी कर सकती है। इस केस में कोई भी नागरिक न्यायालय में जाकर अपील नहीं कर सकती है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। मौलिक अधिकार का वर्णन करें। जस्ट अभी पर डिफरेंस पढ़े कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर स्पष्ट करने के लिए अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मौलिक अधिकार। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है बच्चों, संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 से 32 में मौलिक अधिकार के बारे में क्या किया बताया गया। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना, जो 14 से लेकर 32 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। और एमसीक्यू के फॉर्म में आगे मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखना बच्चों 6 प्रकार का होता है। जब मूल संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार बच्चों 7 प्रकार का। समय में वर्तमान समय में अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है तो ध्यान रखना बच्चों 6 प्रकार का था। बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहला बच्चों समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 में किया। एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे भी आ सकता है कि समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना 14 से 18 में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरा ध्यान रखना, जो स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर अनुच्छेद नंबर 22 में इसका वर्णन मिलता है। पहला बच्चों समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ध्यान रखना शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है, जो अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 में वर्णन मिलता है। चौथा पॉइंट ध्यान रखना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 में इसके बारे में बताया गया। पांचवा जो मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर अनुच्छेद नंबर 30 में इसका वर्णन मिलता है। अब यहाँ 6 पॉइंट बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 32 में मिला। अनुच्छेद यहाँ पे बच्चों 31 नहीं, तो 31 में आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार था, जो पहले के समय बच्चों स्टार्टिंग में क्या था, ये भी मौलिक अधिकार था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भीमराव अंबेडकर ने इसको हृदय और आत्मा बोले। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा किस मौलिक अधिकार को अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा बोला। तो ध्यान रखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 32 में इसका वर्णन मिलता है। और यहाँ पे बच्चों 31 अनुच्छेद नहीं है, 31 अनुच्छेद ध्यान रखना उसमें क्या था संपत्ति का अधिकार था, जो पहले के समय में भी क्या था एक तरह का मौलिक अधिकार था। लेकिन जब 44 संशोधन हुआ 1978 में, तो क्या कर दिया संपत्ति को अधिकार को हटा दिया, उसको क्या कर दिया बच्चों कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो 6 मौलिक अधिकार बच्चों, 6 मौलिक अधिकार को क्या करना बारीकी से
आपको अनुच्छेद भी याद करना है कि किस अनुच्छेद में किस मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। नोट करके लिखा बच्चों, संपत्ति का अधिकार 1978 में, ध्यान रखना डेट को बच्चों, संपत्ति का जो अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 31 में लिखा हुआ है, संपत्ति का अधिकार 1978 में 44 संशोधन भी आपको ध्यान रखना बच्चों। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 31 में लिखा गया 1978 में 44 संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया, इसको हटा दिया। अब यह के इसके बाद अब यह क्या कर दिया बच्चों, केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको डेट और संशोधन भी याद करना कि संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 31 में इसके बारे में बताया गया था, जो 1978 में 44 संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब यह क्या कर दिया, एक नॉर्मल कानून बना दिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा अब यह क्या कर दिया, एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यह एक तरह का कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया। कब हटा दिया, तो ध्यान रखना 1978 में 44 संशोधन के बाद, उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया। अब क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है किस तरह का अधिकार है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कानूनी अधिकार है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है किस तरह का अधिकार है, तो उसमें ऑप्शन में मौलिक अधिकार रहेगा। तो मौलिक अधिकार पे आपको टिक नहीं करना है, यह एक प्रकार का क्या बच्चों, कानूनी अधिकार है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, जितने सारे मौलिक अधिकार है सभी मौलिक अधिकार के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बच्चों समानता का अधिकार। ध्यान रखना पहला जो मौलिक अधिकार है बच्चों समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 28 में इसके बारे में बताया गया है। इसमें ध्यान रखना कानून के सामने सभी नागरिक क्या है, समान है। कानून के समक्ष बच्चों जितने सारे जो नागरिक है सभी क्या है, बराबर है। दूसरा पॉइंट देखा, सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त हुआ, कि समाज में जितने तरह का नागरिक है सभी को क्या मिला बच्चों, समान दर्जा प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, सभी नागरिकों को जैसे दुकान में, होटल में, सार्वजनिक जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में प्रवेश की अनुमति है। ध्यान रखना बच्चों, सभी नागरिकों को दुकान में, होटल में, सार्वजनिक जो स्थल होता है जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा में प्रवेश करने की क्या है, अनुमति है। तो ध्यान रखना समानता का जो अधिकार में आपको 3 पॉइंट बताया है। कानून के सामने सभी जो नागरिक है क्या है, समान है। सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त हुआ। सभी नागरिकों को दुकान में, होटल में, सार्वजनिक जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में प्रवेश करने की क्या है, अनुमति है। और इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो 14 से लेकर 18 तक में समानता के बारे में क्या किया, बताया गया है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 19 से 22 में इसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा बच्चों सभी को बोलने की क्या आज़ादी है। कोई भी नागरिक अपने अभिव्यक्ति को विचार कर सकता है। अभिव्यक्ति मतलब अपने जो विचारों को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो या नस्ल का हो। ध्यान रखना बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार में जो 19 से 22 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया, सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी है। मतलब अपने विचारों को कहीं भी क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, वह अपने विचारों को कहीं भी क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। इसमें ध्यान रखना जो संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ का मतलब ग्रुप, ध्यान रखना संघ का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप बनाने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की मतलब वो कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, देश के अंदर जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। तो वही बोलना चाहिए देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आगे लिखा देश में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते। भ्रमण का मतलब जो घूमना होता है, करने की क्या पूरी तरह से स्वतंत्रता है। तो ध्यान रखना कि संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आपको बसने की क्या पूरी तरह से स्वतंत्रता है, और देश में कहीं भी क्या कर सकते हैं, भ्रमण मतलब घूम सकते हैं। तो स्वतंत्रता में बच्चों 4 पॉइंट बताया, चारों पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से याद करना। तीसरा जो अधिकार है बच्चों मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ध्यान रखना बच्चों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें लिखा है 14 से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना क्या है, दंडनीय अपराध है। अगर 14 साल से कम बच्चों को अगर इंडस्ट्री में आप काम करवाते हैं तो वह एक तरह का क्या है, दंडनीय अपराध है। तो ध्यान रखना बच्चों 14 से कम आयु के बच्चे से अगर कोई श्रम करवा रहा है, कोई काम करवा रहा है, तो क्या है, दंडनीय अपराध है। तो आपको ईयर को ध्यान रखना, 14 साल से कम बच्चों को किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो वह क्या एक तरह का दंडनीय
अपराध है। दूसरा, जबरदस्ती किसी से भी आप काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जबरदस्ती आप किसी से क्या कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जबरदस्ती आप किसी से क्या कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। पहले के समय में जब अपना देश आज़ाद नहीं था उस समय क्या हुआ था बच्चों, जबरदस्ती किसी से काम करवा लिया जाता था, उसके बदले में उसको मजदूरी नहीं मिलता था। लेकिन अभी के समय में बच्चों भारतीय संविधान में यह बात लिखा है कि जबरदस्ती आप किसी से क्या कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। आगे पॉइंट लिखा बच्चों, दास प्रथा मनुष्य के क्रय बिक्री या बंधुआ मजदूर इत्यादि पे क्या है, रोक है। दास को आप खरीद नहीं सकते बच्चों, बेच नहीं सकते। वहीं लिखा कि दास प्रथा, जो दास प्रथा था बच्चों, मनुष्य को क्रय और विक्रय, क्रय का मतलब खरीदना होता है, विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना, या बंधुआ मजदूर इत्यादि पे क्या लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। अगला जो मौलिक अधिकार बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, पालन कर सकता है, और किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है। ध्यान रखना जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का क्या कर सकता है, पालन कर सकता है, और किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है। कभी भी आप कोई भी धर्म को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई इंसान अगर अभी कोई धर्म में बाद में क्या कोई दूसरा धर्म को अच्छा लगे तो क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं इसमें लिखा कि कोई इंसान है पहले इस धर्म को मानता था, बाद में उसका इस धर्म में क्या रुचि हो गया, तो इस धर्म से उस धर्म में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार या राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं लिखा है धर्म के प्रचार प्रसार करने, वह कोई भी इंसान किसी भी धर्म को जो मानता है वो अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। पांचवा जो बच्चों मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ध्यान रखना चाहिए, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार है इसमें बेसिकली जो बताया गया बच्चों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में रक्षा पे क्या कर दिया, जोर दिया। पहले के समय में जो छोटे कास्ट को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसके बारे में क्या किए थे, अपील किए थे। वहीं लिखा हुआ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के रक्षा के लिए इस पे क्या कर दिया, जोर दिया गया। शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का अधिकार, अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। आप अगर किसी भी कास्ट से है तो आप किसी भी स्कूल में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको रोक टोक नहीं होगा। तो वहीं लिखा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा पे क्या कर दिया, जोर दिया गया। शिक्षा संस्था की स्थापना करने का अधिकार है। अगर कोई भी इंसान किसी भी जाति का वो क्या कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी भी स्कूल में अपनी भाषा में शिक्षा क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लास्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार में 6 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जिसको भीमराव अंबेडकर ने क्या बताते हैं, हृदय और आत्मा, जो अनुच्छेद नंबर 32 में इसके बारे में क्या किया है, बताया गया है। यह क्या करता है, जो ऊपर के जितने सारे जो 5 मौलिक अधिकार इसको क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। पांचों जो मौलिक अधिकार का रक्षा प्रदान करने वाला कौन सा अधिकार है, तो ध्यान रखना संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ऊपर के जितने सारे जो मौलिक अधिकार है उसको क्या करता है, रक्षा करता है। इसी मौलिक अधिकार को बच्चों भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोले, हृदय और आत्मा बोले हैं। आगे इसमें लिखा हुआ अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता, ऊपर जितने सारे जो मौलिक अधिकार बच्चों 5 दिया है, उस 5 में से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपका अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ऊपर जितने सारे जो मौलिक अधिकार दिए हैं, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। और इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा बोले हैं, जितने सारे जो मौलिक अधिकार उस मौलिक अधिकारों को क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है। कौन सा बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जितने सारे बच्चों जो मौलिक अधिकार है सभी मौलिक अधिकारों को बारीकी से समझा है। अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सर्वाधिक वोट जीत की प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर को क्या करना है, बताना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। तो पहला पॉइंट लिखा बच्चों, सर्वाधिक वोट से जीत वाले प्रणाली में देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। देश के बच्चों छोटे छोटे जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, चुना जाता है। हर जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उस निर्वाचन क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधित्व को क्या किया जाता है, चुना जाता है। तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है
कि इसमें क्या होता है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। प्रत्याशी मतलब जो चुनाव में जो खड़ा होता है, प्रत्याशी क्या करता है, मतदाता जो होता है वो प्रत्याशी को जानता है और उसको पर्सनली क्या करता है, उसको वोट देता है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, प्रत्याशी मतदाता को व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, जानता है। और एग्जाम्पल में ध्यान रखना, सर्वाधिक वोट वाली जीत जो प्रणाली है वह यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, साथ साथ भारत के अंदर क्या है, सर्वाधिक वोट जीत वाली प्रणाली भारत ने अपनाया है। तो ध्यान रखना कि अगर देश पूछेगा कि सर्वाधिक वोट से जीत वाली कौन कौन सा देश है, तो आपको ध्यान रखना यूके और साथ साथ क्या है, भारत है। तो चार चार पॉइंट को बच्चों बताए हैं, चारों पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में क्या करते हैं, इसमें बांटते हैं। जो पूरा जो बच्चों देश होता है उसमें एक ही निर्वाचन क्षेत्र में क्या करते हैं, बांटते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि को चुने जाते हैं। उस वाले में बच्चों था क्या, एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है, जबकि इस वाले में क्या, एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, चुना जाता है। मतदाता इसमें बच्चों पार्टी को वोट देता है, लेकिन उसमें मतदाता क्या था, व्यक्तिगत रूप से जानता था तो प्रत्याशी को वोट देता है, लेकिन इसमें मतदाता जो होता है बच्चों किसको देता है, पार्टी को वोट देता है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसमें मतदाता पार्टी को वोट देता है, इसीलिए प्रत्याशी को क्या करता है, नागरिक नहीं जानता है। इसमें मतदाता किसको देता है बच्चों, पार्टी को वोट देता है, जिसके कारण से प्रत्याशी को नहीं जानता है। और उदाहरण में आपको ध्यान रखना, इजराइल और क्या है, नीदरलैंड में बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व को क्या किया, अपनाया है। तो आपको देश का नाम अगर पूछेगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कौन सा देश ने अपनाया, तो ध्यान रखना इजराइल और साथ साथ क्या बच्चों, नीदरलैंड। कौन कौन सा देश है बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व में, आपको ध्यान रखना बच्चों इजराइल है और साथ साथ क्या है, नीदरलैंड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को क्यों अपनाया है, क्यों स्वीकार किया है। क्वेश्चन बच्चों कि भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को क्यों स्वीकार किया है। तो ध्यान रखना है, पहला बच्चों यह प्रणाली क्या है, सरल है। पहला रीजन बताएंगे बच्चों कि यह प्रणाली क्या है, सरल है। चुनाव के समय मतदाताओं के, ध्यान रखना बच्चों दूसरा पॉइंट में, चुनाव के समय मतदाताओं के पास क्या होता है बच्चों, स्पष्ट क्या होता है, विकल्प होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, यह प्रणाली भारत जैसे विशाल जनसंख्या के लिए क्या है, उपयुक्त है। जो यह प्रणाली बच्चों भारत जैसे विशाल जनसंख्या के लिए क्या है, यह उपयुक्त है। और चौथा पॉइंट ध्यान रखना है कि मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानता है, यह अवसर अन्य प्रणाली में नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो मतदाता होता है वह उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानता है कि किस तरीके का है, और यह अवसर अन्य प्रणाली में नहीं मिलता है, जिसके कारण से भारत ने क्या किया, सर्वाधिक वोट वाले प्रणाली को अपनाया। बच्चों चार पॉइंट को इसमें बताया, चारों पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से लिख कर याद करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों संसद का कौन कौन से काम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संसद के कार्यों का वर्णन करें। संसद के कौन कौन से काम है बच्चों, इसके बारे में क्या करना है, बताना। तो पहला ध्यान रखना, संसद का पहला काम क्या है बच्चों, कानून को बनाना। संसद का जो पहला काम है बच्चों, कानून को बनाना। दूसरा ध्यान रखना, कार्यपालिका पे क्या करना, नियंत्रण करना। पहला जो ध्यान रखना बच्चों, संसद का जो काम है कानून को बनाना। दूसरा क्या बच्चों, कार्यपालिका पे क्या करना, नियंत्रण रखना। और तीसरा जो ध्यान रखना बच्चों, वित्तीय कार्य का मतलब बजट को क्या करना, पारित करना। तीसरा जो पॉइंट ध्यान रखना, वित्तीय कार्य में ध्यान रखना, बजट को क्या करना, पारित करना। ये भी काम किसका होता है बच्चों, संसद का काम होता है। चौथा पॉइंट ध्यान रखना, संविधान में संशोधन। संविधान में जो संशोधन है, जो बच्चों बदलाव हो, कौन करता है, संसद ही करता है। निर्वाचन संबंधी जो काम होता है वो भी कौन करता है, संसद करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो संसद होता है बच्चों, बहस का क्या होता है, मंच होता है। संसद का जो होता है बच्चों, बहस का क्या होता है, मंच होता है। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव कौन करता है, तो ध्यान रखना सिर्फ लोकसभा ही करता है। अविश्वास जो प्रस्ताव होता है बच्चों, वह कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना लोकसभा करता है, जिसके कारण से मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है बच्चों, त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव कौन करता है, तो ध्यान रखना लोकसभा करता है, लोकसभा। इसके वजह से क्या करना पड़ता है बच्चों, मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा मंत्री परिषद को किस तरीके से हटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को क्या किया जाता है, हटाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में आपको ध्यान रखना बच्चों 2 पॉइंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हटाते हैं, इसमें न्यायिक शक्तियाँ में आता है। न्यायिक शक्तियाँ में बच्चों 2 पॉइंट बता है। न्यायिक शक्तियाँ में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, उसके पोस्ट से हटा सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, किसके द्वारा, न्यायिक शक्तियाँ के द्वारा। न्यायिक शक्तियाँ में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, पहला राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको पोस्ट से हटा सकते हैं, दूसरा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कर सकते हैं आप, न्यायिक शक्तियाँ के द्वारा आप हटा सकते हैं। और अन्य शक्तियाँ में आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्या करना, निर्वाचन कराना। अन्य शक्तियाँ में ध्यान रखना, संसद का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन कौन करवाता है, तो ध्यान रखना संसद ही करवाता है। और उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का जो प्रक्रिया बच्चों वह भी क्या आता है, जो संसद के अन्य शक्तियाँ में आता है। संसद के अन्य शक्ति में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन कराना और दूसरा उपराष्ट्रपति को क्या करना, पद से हटाना। इतने सारे पॉइंट बच्चों संसद के काम में बता है। सारे पॉइंट को क्या करना, आपको बारीकी से लिखना और समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।